डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसी चैप्टर का माइंड मैप क्लास आप लोग को लेने जा रहे हैं, है ना। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द माइंड मैप क्लास ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10th in geography. It is the last chapter of geography. This chapter is in chapter 6, है ना। तो देखिए, नाउ यू सी, अब देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, किसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, आखिर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं, तो हम बता दे रहे हैं कि रॉ मटेरियल से जो है सो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने की जो प्रक्रिया होती है लार्ज क्वांटिटीज में जो रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इंग्लिश में इसको हम डिफाइन कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस finished goods in large quantity is known as manufacturing। फिर से सुन लीजिए, the process of using raw materials to produce finished goods in large quantities is known as manufacturing। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने का काम करता है, उस इंडस्ट्रीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का भी आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। उसमें 3 गो सेक्टर है इकोनॉमी का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आपका आ जाता है जिसका प्रोडक्शन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं, जो डायरेक्ट उत्पादन किया जाता है ना। एग्रीकल्चरल वर्क जो है सो आपका आता है प्राइमरी में। और सेकेंडरी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग वर्क, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का यूज करके जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं फिनिश्ड गुड, जिसको हम लोग फिर यूज करते हैं, वो आ जाता है सेकेंडरी में। और एक होता है टर्शियरी में आ जाता है आपका सारा सर्विस सेक्टर, जैसे कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम हो गया, बैंकिंग का काम हो गया, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अभी आपको हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर से आपको मैं बता देता हूं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। द यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, द यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। And the industries which produce manufacture या produce, the industries which produce या manufacture, है ना, finished goods from the raw materials, है ना, in large quantities, that are known as industries, है ना। That is the example of secondary sector. Industries are considered in secondary sector। चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। आवर चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसको 4-5 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, फिर ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, और चौथा हो जाता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। तो इसके बारे में भी हम फिर बताते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब हो गया जो इंडस्ट्रीज किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, जिस पर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, या तो फिर एक व्यक्ति का नहीं होगा तो एक समूह के लोगों का, मतलब 4-5 आदमी मिल करके ग्रुप में भी जो है सो इंडस्ट्री खोल सकते हैं, है ना, पार्टनरशिप में। लेकिन वो भी इंडिविजुअल ही होगा, इंडिविजुअल वही लोगों के लिए होगा, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज सरकार है ना, ज्वाइंटली जो है सो स्टेट और इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है
है ना, उसको कहते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। द इंडस्ट्रीज ज्वाइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स दैट आर नोन एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसके बाद एक आ गया कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होता है जो सबके कोऑपरेशन से चलता है, उसमें जो आपका पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, जो मजदूर है, जो रॉ मटेरियल्स है, सबके जो है सो कोऑपरेशन से चलता है ना, दोनों के कोऑपरेशन से, बोथ, है ना, उसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखिए, फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एक होता है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो कितने कैटेगरी क्लासिफिकेशन किया गया, कितने तरह से, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज एंड देयर, और फिर उसको वो जो 5 कैटेगरी है उसको भी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे आप देखें ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर जो है सो इसको फिर 5 कैटेगरी में बांटा गया है ना। फिर आप देखिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, है ना। इंडस्ट्रीज को 2 भाग में, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, और ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर कौन कौन सा 2 कैटेगरी है, तो एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया जो लोग 1 करोड़ से कम का पूंजी लगा करके जो है सो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज 1 करोड़ से ज्यादा के लागत पे बनाया जाता, चालू किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच आर established by investing more than 1 crore. Those industries are known as large scale industries, whereas the industries which are established by investing less than 1 crore, those industries are known as small scale industries. So my dear students, I hope you might have understood the classification of industries on the basis of ownership and on the basis of capital investment. Now I will teach you according to their main role. According to their main role. According to their main role, I will tell you, and also I will tell you on the basis of raw material, on the basis of source of raw materials. अब देखिए on the basis of source of raw materials मतलब कच्चे पदार्थ के साधन के आधार पर जो है सो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, किसको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। तो अब देखिए कच्चा पदार्थ का मतलब होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट उत्पादन करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग 2 तरह की चीज़ें उत्पादन करते हैं, एक जमीन में हम लोग उगाते हैं, उसको कृषि कार्य कहते हैं। जमीन में मतलब वो आपका भेड़ बकरी से भी जो प्राप्त होता है वो भी एग्रीकल्चरल में ही आ जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स जो हम लोग जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, तो उससे जो इंडस्ट्री चलता है उसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जमीन के अंदर से क्या हम लोग खुदाई करके निकालते हैं, आयरन और निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, है ना, एल्युमिनियम निकालते हैं, वो सब चीज़ जमीन के अंदर से निकालते हैं। और प्रोडक्शन किसका करते हैं, तो आलू का, चावल का, दाल का, शुगर कहते हैं, शुगर केन का, ये सब चीज़ का जो है सो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सब आता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ गया जितने भी चीज़ हम लोग उत्पादन करते हैं, या तो फिर आप उत्पादन में आपका जो है सो जैसे भेड़ से हम लोग निकालते हैं, उसका भेड़ के बाल से हम लोग ऊन बनाते हैं, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। अब प्राइमरी सेक्टर में किस में आएगा, वो आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, है ना। तो देखिए अब हम और आगे बता रहे हैं। उसके बाद है, ये हो गया बल्क के आधार पर आप देखें, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को का क्लासिफिकेशन, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये बताएं, और मुख्य भूमिका के आधार पर बताएंगे, ओनरशिप के आधार पर बताएं, इन्वेस्टमेंट के आधार पर बताएं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें आपको हम आगे और भी सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए आगे क्या कहता है
माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ एक एक करके मैं बताऊंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को फिर से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि जो है सो टाइडल एनर्जी के बारे में उनको समझ में नहीं आया था, तो उसको भी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसको हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है समुद्र में जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ये आपका सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो टाइड्स का उत्पन्न होता है, और वो टाइड्स से जो बनता है आपका एनर्जी, उसी को हम लोग कहते हैं टाइडल एनर्जी। द एनर्जी विच आर जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, दैट एनर्जीज आर नोन एज टाइडल एनर्जीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मुख्य भूमिका के अनुसार से, मेन रोल के अनुसार से, है ना, मुख्य भूमिका के अनुसार से दो प्रकार के इंडस्ट्रीज है, एक है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज और दूसरा है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। एक हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्रीज और दूसरा हो गया बेसिक और की इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वन इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड हो गया आपका बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो मुख्य चीजें हैं, जैसे आपका देखिए आयरन, स्टील, कॉपर मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब आपका बेसिक और की इंडस्ट्रीज में आ जाता है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जिसको कंज्यूमर उपयोग करते हैं, जैसे टूथपेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, शुगर का प्रयोग करते हैं, और भी इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका आ जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड बेसिक या की इंडस्ट्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग फिर देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स भी मैंने आपको बता दिया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें कपास हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, रबर हो गया, ये सब आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स है ये, है ना। तो ऑनरशिप के आधार पर मैंने बता दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर बता दिया, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगा, तो इसके लिए 3-4 चीज़ों की होना जरूरी है। पहला, वहाँ पे लेबर उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, जिस चीज़ का आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसका कच्चा पदार्थ होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसपोर्टिंग का फैसिलिटीज होना चाहिए, है ना। और चौथा जो है सो आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो 4 चीज़ें ये मेनली जो है सो बहुत ज़रूरी होता है, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जो है सो इंडस्ट्री लगाने के लिए जरूरी होता है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या क्या डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स अपॉन दी रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, है ना, मार्केट, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। आर यू गेटिंग? चलिए देखिए, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स अपॉन दी रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, मार्केटिंग का होना चाहिए वहाँ पे जगह, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। अब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन है आपका इकोनॉमी का, तो ये भी एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सो आपका मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त होता है हमारे राष्ट्र को। देखिए, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड, मतलब है ना, शेयर है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भारत को जो प्राप्त होता है 17% जीडीपी का, जीडीपी प्राप्त होता है 27% में। 27% का 17% जो है सो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और आगे यहाँ पे कह रहा है, देखिए, फॉर द इंडस्ट्री विच ऑल्सो इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। उसके अलावा क्या कह रहा है कि 10% जो है सो आपका जीडीपी का 10% जो है सो इसमें से आपका माइनिंग से, क्वायरिंग से और इलेक्ट्रिसिटी गैस से प्राप्त होता है। 10% जो है सो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस से प्राप्त होता है। और आपको बताया कि 17% जीडीपी जो है सो 27% का 17% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये हो गया कंट्रीब्यूशन आपका, है ना, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका इंडियन इकोनॉमी में, आपका जो है सो
मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम आपको बताएंगे इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का महत्व क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी है, हैवी डिपेंडेंसी लोग एग्रीकल्चर पर जो ज़्यादातर लोग आधारित रहते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, इंडस्ट्रीज लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो वो कुछ लोग को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी काम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो हैवी डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो कम होगा, है ना। क्या महत्व है, तो पहला महत्व हो गया मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेज द हैवी डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चरल वर्क, है ना। तो एग्रीकल्चरल वर्क से जो है सो आपका जो हैवी डिपेंडेंसी है उसको कम करता है, पहला। दूसरा बेनिफिट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है, गरीबी को दूर करता है, और देश में जो है सो ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या महत्व है आप समझ लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला कि जो हैवी डिपेंडेंसी होता है, ज़्यादातर लोग जो कृषि पर आधारित है उसको कम करता है। दूसरा में आपका जो है सो क्या करता है, ये गरीबी को दूर करता है, बेरोजगारी को दूर करता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तो वो लोग को गरीबी भी दूर होगा। और तीसरा क्या करता है कि अगर आपके यहाँ इंडस्ट्रीज रहेंगे तो आपका ट्रेड और कॉमर्स का भी जो है सो एक्सपेंशन होगा, है ना। तो चलिए ये हो गया, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं कि किस प्रकार से ये दूर कर, ये मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज reduces द हैवी डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर, इट ऑल्सो क्या करता है, इरेडिकेट, है ना, इट ऑल्सो रिमूव या इरेडिकेट द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट ऑल्सो इनहेंसेस द ट्रेड एंड कॉमर्स। Got it, my students? Now I will tell you मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है तो हम आपको बता ही दिए थे, यहाँ भी वही डिफिनेशन दिया हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना, वही डिफिनेशन है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, अब कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल करता है ना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल करता है वो भी देखिए। ये मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग etc। अब जो है सो ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कंट्रोल करता है, कैसे, चूंकि जब इंडस्ट्रीज लगता है तो आप देख क्या करता है वो, जैसे रॉ मटेरियल जो उसका निकलता है, पानी जैसे हो गया तो गर्म पानी रहता है तो उसको ठंडा करके बहाता है ना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए क्या करता है, उसको रीयूज करता है, रीयूज भी करता है, जो पानी को क्या करता है वो रीयूज करता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ना वेस्टेज पानी जो निकलता है तो उसको दूसरे जगह यूज करता है ना, और जो बढ़िया पानी है तो उसका जहाँ उसका ज़रूरत है वहाँ यूज करता है, ठीक है। तो आगे कहता है, और रिसाइकलिंग भी करता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी जो है सो हार्वेस्टिंग वाटर को भी स्टोर करके जो है सो उसको भी यूज में लाता है। हार्वेस्ट जो हम लोग पानी करते हैं, जो पानी को हम लोग बर्बाद कर देते हैं, उस पानी को भी जो पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं उसको भी हार्वेस्ट करके जो है सो वो लोग यूज करता है इंडस्ट्रीज में, है ना। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर आपका आता है, फिर क्या आता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है देखिए, औद्योगिक जो है सो आपका प्रदूषण जो होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है। देखिए एयर पोल्यूशन के बारे में दिया है, एयर पोल्यूशन में क्या है, कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज SO2 CO2। अब देखिए एयर पोल्यूशन कैसे होता है, तो जब हवा में प्रदूषित गैसें आपका ज़्यादा मात्रा में आता है, जैसे SO2 गैस हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी अगर आपका पर्यावरण में, तो स्वतः जो है सो आपका क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, है ना। और उसके बाद तो उसको भी कंट्रोल करता है ये। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब पानी में हम लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, कोई भी कूड़ा कचरा को जब हम लोग पानी में फेंक देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर आपका थर्मल पोल्यूशन, जब
थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है? जब इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर निकलता है, चाहे कहीं से भी हॉट वाटर को, उसको बिना प्यूरिफाई किए, बिना उसको ठंडा किए अगर हम लोग बहा देते हैं तो उससे जो है सो ओशियनिक पोल्यूशन होता है ना? ओशियनिक थर्मल पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. बिना ठंडा किए जब इसको बहा दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, कौन सा पानी को? फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स के पानी को। फैक्ट्रीज या थर्मल प्लांट्स के पानी को जब बिना उसको ठंडा किए, बिना उसको जो है सो क्या किए, बिना ठंडा किए, मतलब बिना उसको कुछ उसको जो है सो ठीक किए अगर हम लोग बहा देते हैं तालाब में, चाहे तो समुद्र में, तो उसी से जो है सो थर्मल पोल्यूशन होता है। तो यहाँ 3 प्रकार का पोल्यूशन के बारे में भी चर्चा किया गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पानी को जो है सो बिना उसको ठंडा किए अगर हम लोग समुद्र में या आपका तालाब में बहा देते हैं तो उससे जो है सो क्या होता है? उससे थर्मल पोल्यूशन होता है। और पानी में जब हम लोग कचड़ा उचड़ा फेंक देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या अन्य कोई गैस जो हानिकारक है हमारे लिए, तो उससे आपका एयर पोल्यूशन होता है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है, आगे देखिए क्या कहता है ना? अब हाँ, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से, है ना? हाँ, एक बच ये वाला नहीं बताए थे, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। इसके आधार पर भी 2 प्रकार का, एक हैवी इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है लाइट इंडस्ट्रीज। अब हैवी इंडस्ट्रीज क्या होता है कि एक हैवी भारी सामान का भी प्रोडक्शन किया जाता है और हल्का सामान का भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज हैवी सामान का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं, और जो इंडस्ट्रीज हल्का सामान का प्रोडक्शन करते हैं उस इंडस्ट्रीज को हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस हैवी मटेरियल्स या हैवी गुड्स, दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज हैवी इंडस्ट्रीज, है ना? हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एंड द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस द लाइट गुड्स, है ना? द लाइट गुड्स, दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज लाइट इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज लाइट गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैवी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन, स्टील, ये सब हैवी होता है ना? ये सब क्या होता है? भारी होता है। और लाइट इंडस्ट्री जो हल्का होता है ना, वो हम लोग का लाइट इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में भी देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपका 2 ही प्रकार का होगा, एक होगा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, और एक होगा आपका जो खाने पीने का भी सामान उगाया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जैसे चिप्स वगैरह जो बनता है आलू वगैरह का, है ना। चलिए, तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हिस्सा दिया हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपका एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और दूसरा है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका जो है सो पश्चिम बंगाल में होता है, और वो भी हुगली नदी के किनारे, चूँकि वहाँ पे जो है सो रॉ मटेरियल्स, आपका ट्रांसपोर्टिंग, लेबर, ये सब उपलब्ध है ना। तो क्या कहता है, आपका जूट का जो टेक्सटाइल का जो है सो आपका जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में, और मेनली अलोंग विद द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे जो है सो ज़्यादातर जो है सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको मिलते हैं, और वो भी कहाँ? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो है सो टेक्सटाइल नहीं, आपका जूट इंडस्ट्रीज, है ना। जूट टेक्सटाइल जो है सो कहाँ पे है? जूट टेक्सटाइल्स आपको वेस्ट बंगाल में, जूट टेक्सटाइल का सबसे बड़ा उत्पादक है वेस्ट बंगाल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है ना, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो आपको उसमें कर देना है वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। वहीं अगर आपको कॉटन के बारे में पूछेगा तो इसमें आपको महाराष्ट्र और गुजरात मारना है। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो कॉटन का रॉ मटेरियल उपलब्ध है, मार्केट भी है इसका,
ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी है, लेबर भी है, और यहाँ पे क्लाइमेट भी जो है सो मॉइस्ट होता है ना, मोस्ट क्लाइमेट भी है यहाँ पे। तो चलिए, ये आपको हम बता दिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो मिनरल्स पे आधारित है, जैसे आयरन ओर हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, कुकिंग कोयल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो चलिए, अब इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप देख लीजिए आयरन और स्टील। अब आयरन और स्टील को, जैसे आयरन जो होता है वो डायरेक्ट आयरन हम लोग जमीन से नहीं निकालते हैं, जमीन से जो निकालते हैं वो आयरन ओर कहलाता है, लौह अयस्क, मतलब उसमें लोहा के साथ साथ और भी दूसरा चीज का, पत्थर वगैरह का, मिट्टी वगैरह का अंश रहता है ना। तो देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में किसका किसका रेशियो क्या है, तो 4:2:1 का रेशियो में पाया जाता है। तो 4 का रेशियो में क्या रहता है, आयरन ओर रहता है आपका 4 का रेशियो में, है ना, आयरन ओर रहता है 4 का रेशियो में। और 2 का रेशियो में क्या रहता है, 2 का रेशियो में रहता है कोकिंग कोल रहता है आपका 2 के रेशियो में। और 1 के रेशियो में आपका रहता है लाइमस्टोन। तो चलिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको भी आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। टेल मी द कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपोजिशन क्या है, 4 के रेशियो में आपका रहेगा आयरन ओर रहेगा, है ना, 4 के रेशियो में आयरन ओर, और 2 के रेशियो में कोकिंग कोल, और 1 के रेशियो में आपका लाइमस्टोन। तो इससे जो है सो आयरन और इंडस्ट्रीज का आयरन बनाने के लिए ये तीनों चीज का प्रयोग किया जाता है ना। 4 अनुपात में आपका रहता है आयरन और, 2 अनुपात में रहता है कोकिंग कोल, और 1 के अनुपात में रहता है लाइमस्टोन। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 4 के अनुपात में रहता है आयरन और, 2 के अनुपात में रहता है कोकिंग कोल, और 1 के अनुपात में रहता है आपका लाइमस्टोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखिए, ऑटोमोबाइल मतलब जितना भी व्हीकल्स है, जितना भी गाड़ी है, सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें है प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पैसेंजर्स, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स etc। तो ये प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जितना प्रकार का व्हीकल्स है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, या हमको कहीं जाना है तो उसके लिए भी हम लोग व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है ना। और आप हमको जो है सो एक और बच गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी भारत में बहुत तेजी से जो है सो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और उससे जो है सो उससे भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आप लोगों का लाइव क्लास लूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री लूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।